और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज सदन में भी कुछ कुरुक्षेत्र सा नजर आया, जहां पर सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गए और पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें, जब सत्र का आगाज हुआ तब से विपक्ष के तमाम सारे छोड़े गए तीरों के सवालों के जवाब उन्होंने शब्दों के बाण के रूप में आज खूब जम करके दिए। एक एक सवाल का जवाब चुन चुन के दिया, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या फिर बेरोजगारों की बात हो। और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला और ऐसा नजारा बहुत सालों बाद शायद देखने को मिला, या कहें कि कुछ पहली बार वो तस्वीर, वो तल्ख तेवर नजर आए। साफ तौर पर लग रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ विपक्ष को एक एक सवाल का माकूल जवाब देकर के लिए तैयारी के साथ आए थे। क्या कुछ कहा, किस तरीके से पलटवार हुआ, जरा सबसे पहले सुनवाना चाहेंगे। इलाहाबाद जैसा महानगर, जहां हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? ने कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है। इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो वार और पलटवार के बीच खूब तकरार भी हुई और सदन में शायद ऐसा पहली बार हुआ जो मंजर देखने में आया। लेकिन इस बीच आम जनता को लेकर के, आम जनता से जुड़े मुद्दे, आम जनमानस को क्या कुछ मिला, उनके मुद्दों को लेकर के कितनी बात हुई, कुछ ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। और आज इसीलिए हमने खास पैनल, एक हेल्दी पैनल डिबेट में खास तौर पर आमंत्रित किया है। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए जो मेहमान हमसे जुड़े हैं वो अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ चंचल कुमार जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। चंचल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आलोक वर्मा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। हमाम वहीद जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस। हमाम जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दीपक मिश्रा जी हैं खास मेहमान समाजवादी चिंतक के तौर पर। दीपक जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। रोहित झाकड़ जी हमारे साथ, आरएलडी प्रवक्ता है। रोहित जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी भी हमारे साथ हैं, जिनके तमाम सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे और समझेंगे। रजा रिजवी साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं विस्तार दूं। मैं सबसे पहले आज चंचल जी आपके पास आ रहा हूं। चंचल जी, पिछले दिनों 6 दिन से अगर देखने में आ रहा था, लगातार विपक्ष हो हल्ला कर रहा था, तमाम सारे सवालों के जवाब मांग रहा था। आज चुन चुन के एक एक सवाल का जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सदन चल रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो सवाल नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाए थे, क्या उन सब सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जी सही तरीके से दे पा रहे हैं? क्योंकि बस आपने देखा होगा जिस तरीके से सदन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब जो टिप्पणियां हो रही हैं, जो मेन मुद्दे हमारे थे जिनके बारे में बात हुई, महंगाई है, जो आज के समय में नौजवानों को रोजगार को लेकर के है, सारे के सारे पेपर लीक होते हैं, और जो आज के समय में आप देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है किसी भी मुद्दे को बस मिसगाइड करने का काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर का, आप सोचिए हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ था कि जब एक माँ और बेटी को सरेआम शासन प्रशासन के सामने जिंदा जला दिया गया। दूसरा आप देखिए कल जो घटना हुई है प्रयागराज के अंदर, बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा उसकी की जाए उतनी कम है, लेकिन आप उससे अनुमान लगा सकते हैं
कि जो सरकार है कितना बड़ा फेलियर है, कितना बड़ा फेलियर है। और आप देखें आज के समय उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, और आप देखें कि साइबर क्राइम में नंबर 2 है, और संगठित अपराध में नंबर 1 है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, विफल है। और देखिए जो आज किसान की समस्या है, अभी मैं बताऊं कि जो आपका किसान में जो वर्तमान धान की खरीद हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतार लगी हुई है धान क्रय केंद्र के सामने, लेकिन उसकी सही से खरीद नहीं हो पा रही, उसमें घोटाला हो रहा है। आप देखिए अभी आलू को लेकर के किसानों के पास बोरियों तक के खरीदों के कॉस्ट नहीं निकल पा रही है। तो अभी देखा होगा जब हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने जब ये बात विधानसभा के अंदर रखी थी, तो वित्त मंत्री साहब उन्होंने कहा कि जो संकल्प पत्र में है उसका हम पालन करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि क्या जो आलू की खरीद आप करोगे नहीं करोगे, उसके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कोई सटीक बयान नहीं दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुरानी सरकार आपने देखा होगा, ये केवल यहीं पे नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की बात यहाँ पे तो है ही है। जब हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है अडानी को लेकर के और भी कई मुद्दों के ऊपर, तो वो बोलते हैं कि जो है हमने 6 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। अगले दिन राज्यसभा में बोलते हैं कि हमने 11 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। तो सवाल ये है कि जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब चलिए, सवाल का जवाब नहीं मिला, इतने सब जवाब देने के बाद भी ठीक है सर बहुत सारे मेहमान हैं जी, सबका वर्जन लेना है, बराबर से मैं सबको मौका दूंगा। मैं एक बार रोहित झाकड़ जी के पास आऊंगा। रोहित जी देखिए, आप ही के सहयोगी ने अब कहा कि किसानों के हितों की बात नहीं की, जबकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, चाहे वो एमएसपी की बात करें, चाहे वो पहले दिन से कह रहे हैं किसानों की आय दुगना करने को लेकर के कह रहे हैं लगातार। आपको क्या लग रहा है कि आज जिस तरीके से तमाम सारे सवालों का जवाब दिया, किसानों के हितों की बात तो वो लगातार करते आ रहे हैं? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, सवाल जिन बातों पे पूछा जा रहा है, आज अखिलेश यादव जी ने जो सवाल पूछा लॉ एंड ऑर्डर पे, उससे आदरणीय मुख्यमंत्री तिलमिला क्यों गए? गुस्सा करने की क्या आवश्यकता थी? आप सहजता से स्वीकार करें, आप आपराधिक और अपराधियों के पोषण की बात करते हैं, तो आपने अपराधियों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं 2022 के चुनाव में, तो इसका मतलब पोषण कौन कर रहा है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन बात अगर मुद्दों की जाए, आपने गन्ने के रेट को नहीं बढ़ाया, जो क्या तू रखा, क्योंकि चुनाव इस साल नहीं है, इसलिए आपने किसान की मूल समस्या को नहीं समझने की कोशिश करी। आपने अचानक से एक बजट में सिंचाई के लिए प्रावधान दिया कि व्यक्तिगत नलकूपों पे बिल नहीं आएगा, लेकिन मीटर के लिए आप पीएससी का आवंटन कराते हैं कि पीएससी दीजिए, जब किसानों के ट्यूबवेलों पे मीटर लगाई जाएगी। तो ये दोहरे मापदंड लगातार किए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो महिला अपराध पे उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से मंजर देखा जा रहा है, उस पे कोई जवाब नहीं दे रहा। जवाब रोजगार पे कोई नहीं दे रहा। जवाब किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदी जाए, कितने प्रतिशत खरीदी गई, उसका कोई बखान नहीं कर रहा। जब गन्ना भुगतान की बात की जाती है तो पिछले 5 वर्षों का कितना भुगतान दिया, ये तो बताते हैं, लेकिन चलिए ये तमाम सारे सवालों के जवाब अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं लूंगा। आलोक जी, अभी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन आप सुनते रहिए विपक्ष के तमाम सारे सवाल। देखिए, चाहे वो भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अभी आपको जवाब देना है, तिलमिलाहट पर भी आपको जवाब देना है, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी अभी आपको जवाब देना है, और लॉ एंड ऑर्डर पर भी अभी आपको जवाब देना है। अभी सुनते रहिएगा। मैं दीपक मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी, एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूंगा। और आज आपने पूरा मुख्यमंत्री का भाषण किस तरीके से सुना होगा, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। आज शिवपाल यादव को लेकर के उन्होंने काफी कुछ कहा, और उन्होंने महाभारत तक से किस तरीके से उदाहरण दिया, और उनके साथ सहानुभूति कुछ खास नजर आई। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री तो सबका है जी जी, उत्तर प्रदेश की 50 करोड़ आबादी के व्यक्तित्व, वाणी और व्यवहार का भी तो प्रतिनिधि हैं। आज जब वो सदन में बोल रहे थे तो उनके पास सब कुछ था, पर सौम्यता नहीं थी। वो रामराज की बात करते हैं। राम के तमाम गुणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण तुलसीदास जी ने उनकी सौम्यता को कहा है, सौम्य बताया है। याद करिए, जब रावण का वध हो चुका था और रावण जीवित थे, तो
लक्ष्मण को राम भेजते हैं और कहते हैं कहाँ खड़े रहो, अपने सबसे बड़े दुश्मन, इन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया था, जाके पैर के पास खड़े रहो। जो राजा होता है उसे विनम्र होना चाहिए, विद्या ददाति विनयम। तो आज योगी जी ने यह साबित कर दिया कि वह, मतलब आप देखिए, वह प्रत्युत्तर तो दे रहे थे, प्रत्युत्तर में उन्होंने सर्वाधिक कुतर्कों का सहारा लिया। ऐसे कुतर्क और इस अपमानजनक भावभंगिमा में, रोषपूर्ण पद्धति में, मुझे लगता है कि आज गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, चंद्रभानु और सुचिता कृपलानी की रूह शर्मा रही होगी। जवाब देना था, ठीक है, आपने जो तथ्य थे, जो सरकारी आंकड़े थे, आपने प्रस्तुत किए, लेकिन शैली क्या थी, प्रक्रिया कैसी थी? और एक चीज और बता दें, वह उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां गोविंद बल्लभ पंत बैठे, सुचिता कृपलानी जैसी विदुषी बैठी, तो उन्हें चाहिए था अत्यंत सौम्य तरीके से प्रत्युत्तर देते। और दूसरा, सरकार का काम है जवाब देना, सरकार का काम सवाल उठाना नहीं है। 5 साल, ये तो छठा है उनका, इतने बाद भी वो उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार को ही दोषी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है मान्यवर, मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं कि आज विधानसभा की दीवारें इस बात की साक्षी होंगी कि अब तक का राज्यपाल के अभिभाषण पर सबसे खराब तौर तरीके से बातें आज रखी गई। अब उनका भाषण का एक एक चरण देखिए, और वह झूठ बोले ही नहीं, झूठ रचे भी। मैं तो पूरे सदन की एक एक माननीय सदस्यों का भाषण बड़े गौर से सुना। किसने कहा कि उत्तर प्रदेश 50वें स्थान पर है? किसी ने नहीं कहा। यह झूठ वो कहां से ले आए? एक नेताजी का नाम किस तरीके से लिया, जिनको उन्हीं की सरकार पद्म भूषण दे रही है, तुम जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं एक घटना आपको बताऊं, संजोग ऐसा था, सारे बड़े नेता वहां मौजूद थे। जॉर्ज फर्नांडीज जी के यहाँ एक बैठक थी, छोटी सी सामान्य बैठक थी, गैर राजनीतिक बैठक थी, उसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। उनके पड़ोसी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे। तो किसी बात पर एक कोई नए मुख्यमंत्री थे, भाजपा के नए मुख्यमंत्री थे, वो आके थोड़ा सा गर्म हो गए। शांता कुमार जी ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि तुम राजपद पर हो, तुम्हें सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा सौम्य और सहज होना चाहिए। क्या आज मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली सहज थी? क्या उनके होठों पे मुस्कान था? और तो और जवाब देने में उन्होंने जितना झूठ का सहारा लिया, मुझे लगता है कि इतना नहीं लेना चाहिए था। एक का उदाहरण तो मैंने दिया ही आपको। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं इससे हमाम वहीद जी के पास आऊंगा, प्रवक्ता है कांग्रेस के। हमाम जी, जिस तरीके से दीपक जी ने भी कहा और आज विपक्ष को लेकर के जिस तरीके से तल्ख तेवर नजर आए, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो आज कांग्रेस को लेकर के आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है केवल शब्दों का प्रयोग करके जो भावनात्मक खेल खेला जा रहा है, उससे इस देश का, इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं। आप अपने अधिकारियों का प्रयोग करिए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला सड़क पे बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। आप जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं निसंदेह उत्तर प्रदेश में माफियाओं पे कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से इनकी दिल्ली की सरकार की एजेंसी ईडी, जो इस वक्त भाजपा का एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रही है, 95% जो उनके छापे हैं वो विपक्ष को डराने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए। ठीक उसी प्रकार का प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई उन माफियाओं के खिलाफ हो रही है, उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो विपक्ष में आते हैं, जो सत्ता के पक्ष वाले लोग हैं। 117 विधायक 2017 की विधानसभा में 117 से ज्यादा विधायक इनके दोषी थे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो माननीय बना के रहे। और इन्होंने अपनी सरकार में सिर्फ केवल अपने केस जो ऊपर मुकदमे लगे थे उनको वापस लेने का काम किया। कानून का राज स्थापित करना होगा, वरना इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता बनी रहेगी। जीरो टॉलरेंस का आप दावा कर रहे हैं। जिस तरीके की घटनाएं आए दिन हो रही है, कभी चार्टर्ड अकाउंट की हत्या हो जाती है, वो लबे सड़क, इससे आपके दावे की पोल खुल जाती है। मैं मानता हूं कि कार्रवाई हुई है, लेकिन विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून का राज स्थापित करना होगा। एक इलाहाबाद में जब आंदोलन हो रहा था, छात्रों का आंदोलन था, उसमें किसी का हाथ आने पर आप उसका बुलडोजर, जो नीति आपने अपनाई है, बुलडोजर से उसका घर गिरा देते हैं। और दूसरी तरफ जो माफिया, जो उत्तर प्रदेश के राज से बाहर बैठा हुआ है, अहमदाबाद जो देश का सबसे सुरक्षित जेल है, वहां से वो षड्यंत्र रच सकता है। और पुलिस ने जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई है एफआईआर करने में, इनका खुफिया तंत्र कहां था?
जो वहां से इतनी दूर से षड्यंत्र रच सकता था, एलआईयू कहां थी? क्या एलआईयू का काम सिर्फ पासपोर्ट की इंक्वायरी करना रह गया? ये पूरी तरीके की सरकार की फेल्यूर है। जी चलिए, अब मैं आलोक वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आपने समूचे विपक्ष की बात सुनी, सबने यही कहा कि उनको माकूल जवाब नहीं मिला। मैं फिर एक बार आलोक जी के पास आऊं, मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी के पास जरा सबसे पहले आऊंगा। एक बार फिर से रजा रिजवी जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद विधानसभा में जाकर के आपने सदन की कार्रवाई को कवर किया है और आपने ये चीजें बड़ी ही आसानी से देखी हैं, कवर करी, उसको लिखा है, उसको बोला है डिबेटों में। आज आपके इस भाषण को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कितनी इस भाषण में परिपक्वता नजर आ रही, क्योंकि उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए और तीखे स्वर में दिए और बाद में आते आते उन्होंने सबके साथ की बात भी कह दी। देखिए आलोक जी, कल ये बात तय हो गई थी कि आज मुख्यमंत्री जो है वो सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है अपना वक्तव्य देंगे, 11 बजे देंगे। जाहिर सी बात है, कल घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई और उस घटने से पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो है कि भाई किसी की हत्या हो जाए और इस तरीके से हत्या हो जाए कि घर में घुस के मारा जाए, वकील जो है वो घर आए और मुख्य गवाह है वो, और उसके बाद घर में जाकर के तर गोली चला के मार दिया जाए। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी घटना थी, ये छोटी घटना नहीं है। और जाहिर सी बात है कि पूजा पाल जो है वो विधायक हैं समाजवादी पार्टी की और उनके ही पति का जो है मर्डर हुआ था, उसी का मुकदमा चल रहा था, उसका वो मुख्य गवाह था जिसकी हत्या हुई है। तो ये जो कल की घटना हुई उससे जाहिर सी बात है कि प्रतिपक्ष को भी और सदन को भी, नेता सदन को भी, जो जिसकी सरकार है उसको भी बहुत ही जो है वो संभल के ये लोग आए थे। हमें तो लगा कि जिस तरीके से प्रतिपक्ष का जो रोल होना चाहिए, अखिलेश जी ने पूरा एक प्रतिपक्ष का रोल अदा किया कि भाई ऐसा है कि मर्डर हो गया है, उसके बारे में उन्हें बात रखी और सदन के नेता ने अपनी पूरी बात वहाँ जो सदन के नेता की बात होनी चाहिए वो उन्होंने पूरी बात रखी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये आप बताइए कि जिन्होंने ये किया है 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से सपा के सहयोग से एमएलए बने थे अतीक अहमद, उसके बाद जो है 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपा के सहयोग से बने थे। उन्होंने साफ साफ कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम किसी भी अपराधी को जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो हमारी जो जीरो टॉलरेंस चल रही है हम उनको ज़मीन में मिला देंगे, भूमि में मिला देंगे हम उनको। तो उस पर अखिलेश ने कहना था कि साहब भूमि मिलाने की बात है, कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी बात रखी और पूरी बात रखते रखते अभी भाषण में मुख्यमंत्री ने तो फिर अपनी जब बात कहने लगे, साहब विपक्ष जो है वो इस बात से नाराज रहता है कि जो सरकार काम कर रही है वो सरकार सबके लिए काम कर रही है, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस जात का हो। हम कहीं नहीं देखते कौन जात है कौन नहीं, सबका साथ सबका विकास। कई बार उन्होंने सदन में अपनी बात की चर्चा की और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही कि साहब ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए ये घटना कल की बड़ी थी, बिल्कुल ये छोटी घटना नहीं थी उमेश पाल साहब, ये बड़ी घटना थी। और जाहिर सी बात है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में क्राइम को रोकना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि अपराध न हो, अपराध रुक जाए। बहुत दिन के बाद ऐसी घटना सुनने की मिली है कि किसी के अंदर घर के अंदर घुस के किसी को मारे, और तो वो भी दिन दहाड़े इस घटना को। तो इसलिए मुख्यमंत्री को गुस्सा होना चाहिए क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं कि हम अपराध को रोक रहे हैं और ऐसा कोई दुस्साहस कर ले इस सरकार के अंदर कि साहब घर के अंदर घुस के मार ले, तो जरूर से गुस्सा होना चाहिए। और अखिलेश को गुस्सा इसलिए था कि भाई उनकी विधायक है पूजा और विधायक का ही की जो है हस्बैंड का मामला है, तो दोनों तरफ से जो है हल्का से गुस्सा था और गुस्सा होना भी चाहिए, अखिलेश को भी गुस्सा होना चाहिए। लेकिन इस बीच कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर गहमा-गहमी हुई, सवाल जवाब हुए, कुछ आपत्तिजनक भाषा जैसी भी चीजें आई हैं। आलोक वर्मा जी, अब मैं आपसे आपका वर्जन चाहूंगा। लगातार समूचे विपक्ष ने सवाल उठाया कि जिस जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, लगातार बुलडोजर की बात की जा रही है, लेकिन दिन दहाड़े किस तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, दिन दहाड़े शब्द। और कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जिस मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, उस मुद्दों पर माकूल जवाब नहीं मिला विपक्ष को, सत्ता पक्ष से जवाब। बिल्कुल आलोक भाई, जो वाकया इलाहाबाद में हुआ, आज की तारीख थी, एक पहले की तारीख थी, 2005 की तारीख। जो लोग इसमें शामिल थे शायद वो भूल गए कि वक्त बदल चुका है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जो भी इसमें शामिल होंगे निश्चित रूप से वो
उस घटना को उसकी जितनी भी भर्त्सना की जा सके, जितनी भी की जाए वो कम होगी। जी जो भी लोग होंगे उन्हें दहशत में रहना चाहिए, खौफ में रहना चाहिए। कहीं पर भी होंगे कानून उनको सजा देगा, इसमें कहीं शक की जरूरत नहीं है। देखिए आज सदन में जो योगी जी ने कहा, क्या गलत कहा? 19 मार्च 2017 के पहले सभी सरकारों को, सभी लोगों को, सभी पार्टियों को उत्तर प्रदेश ने मौका दिया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश को किस हालात में पहुंचा दिया, आप क्या भूल गए? अतीक अहमद, जिनका नाम इलाहाबाद की घटना में निकल के सामने शुरुआती दौर पे आ रहा है, 1200 करोड़ की संपत्ति पिछले 5 सालों में हमने उनकी जब्त की है। इतनी दौलत कहां से आ गई? बिना सरकारी सपोर्ट के आ गई? बिना ये जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, क्या इन्होंने उनका सहारा नहीं बना? क्या ये छुपी बात है? अतीक अहमद के ऊपर किसका हाथ रहता था? क्या ये छुपी बात है? जब अखिलेश यादव भैया और शिवपाल जी के बीच में जो वाकया चल रहा था लखनऊ की सड़कों पर, अतीक अहमद जी काफिला लेकर आए थे ना, इसके समर्थन में लेकर के आए थे। हमारे मिश्रा भैया अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो लोग उत्तर प्रदेश से वाकिफ है, उत्तर प्रदेश के इतिहास से वाकिफ है, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को गर्त में डुबोने वाले कौन लोग हैं। चलिए, गर्त में डुबोने की बात की कौन लोग हैं, मैं अगर पिछली बात तो ना करूं, मैं बुलडोजर को लेकर के जिस तरीके से बात करें, क्राइम कंट्रोल की बात करें, तो सदन में जिस तरीके से अतीक अहमद का नाम आया, उसके बाद ये तो सत्ता पक्ष ने नाम ले दिया, विपक्ष ने भी नाम लिया स्वामी चिन्मयानंद का, उस पर कोई भी जवाब नहीं आया। तभी शायद विपक्ष नाराज रहता है कि उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता है। अगर आलोक जी आपके पास एक जवाब है तो उसका जवाब दे दीजिए। और एक सवाल का जवाब और, उमेश पाल को हत्या को लेकर के कल से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ये तो रटा रटाया जवाब मिलता है कि कार्रवाई होगी, सक्सेस एक ऐसी नजीर बनेगी। कितनी गिरफ्तारियां हो पाई हैं, कितने लोगों की किस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, जरा हो तो जरा अपडेट बता दीजिए ताकि विपक्ष को भी जवाब मिल जाए। सवाल थोड़ा तीखा लग सकता है, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है जवाब। जी आलोक भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार का प्रवक्ता नहीं। कार्रवाई होगी, हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। जो भी जो भी चेहरे होंगे, जो भी राजनीतिक दल अगर उनके पीछे खड़ा होगा, जो भी चेहरा होगा, चलिए वो कानून उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। 1-2 दिन का वक्त दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, चीर अलग अलग हो जाएगा, सब कुछ आपका दूध पानी का पानी कैसे होगा? आपको चंचल जी, जब जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है, क्या मातहत अधिकारी मन मुताबिक काम कर रहे हैं? क्या जिस तरीके से जो कार्यप्रणाली है, क्या उससे हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता देखी जा सकती? क्या चलिए देखिए आलोक जी, ये लोग केवल लच्छेदार बातें करने में बहुत तेज हैं, और इनसे कुछ सवाल पूछा जाता है तो ये 5 साल पहले चले जाते हैं, 6 साल पहले चले जाते हैं। अरे मान्यवर, आप भी 6 साल हो गया शासन करते हुए, 9 साल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसका आप जवाब दे नहीं पाते हो। आप आज के समय में ये बताओ कि आपके जो विधायक हैं, आपके वर्तमान कई सारे मंत्री हैं, उन लोगों ने अपने कई सारे मुकदमे वापस लिए, और अभी जो कल एक मंत्री साहब जो लाल टोपी के गुंडों की बात कर रहे थे, उनके पुराने इतिहास जानते हैं क्या आपको जानकारी है? तो कम से कम उसके बारे में भी जानकारी ले लिया करिए। और आज जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, आप बताओ, आप कह रहे हो पुराने समय की बात याद कर रहे हो, आज के समय में आप जो एनसीआरबी का डेटा है उसको पढ़ के आया करिए कम से कम। और आप कह रहे हैं हम सरकार के प्रवक्ता नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं आलोक जी से कहूंगा सरकार के प्रवक्ता को बैठाएंगे यहाँ पे, आप नहीं बताओ कौन बताएगा? चलिए ठीक है, आलोक जी भी सवाल का जवाब दे रहे हैं। चलिए आलोक जी अपनी बात रखिए। आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी हमारे मैं भी कानून व्यवस्था को लेकर के बात कर रहा हूं, आलोक जी अपनी बात कम देखने को मिलती हैं। अभी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बिगड़ैल मंत्री का बेटा, बिगड़ैल बेटा, आप सोचिए क्या हासिल किया उत्तर प्रदेश में किसानों को, सरेआम रौंद दिया। क्या उन लोगों के घरों पे ऊपर बुलडोजर चलाया? आप ये बताइए, अतीक अहमद से कोई सुन लीजिए, अतीक अहमद से हमारी कोई मुख्तार अंसारी से कोई अरे बड़ी लंबी फहरिस्त है। और मैं पूछना चाहता हूँ, इसी लखनऊ के अंदर गोमती नगर में सरेआम ब्लॉक प्रमुख की हत्या हुई। आप कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जाति और धर्म देख करके कार्रवाई करने का काम करते हैं, ये गलत है। नहीं, आप ये गलत है। आप मुझे बताइए ना, इसी लखनऊ के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या हुई, इसी लखनऊ के अंदर ब्लॉक प्रमुख की हत्या हुई। अब मेन शहरों में जो हमारे महानगर है वहां पे सरेआम घटनाएं घट रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बस से बदतर हालात है। ये बाबा का राज नहीं, जंगल राज है, ये बाबा का राज नहीं है। आप मुझे बताइए, कलम पर पहरा है कि नहीं है? एक बहन जो इसने गाना गाया उत्तर प्रदेश की हालिया स्थिति के बारे में जिक्र किया,
आप मुझे बताइए ना, आप उसको नोटिस देने का काम कर रहे हैं, उसको डराने की बात, आप उनको डरा रहे हैं। आप देश को किस दिशा में लेके आना चाहते हैं, प्रदेश को? आप मुझे बताइए ना, क्या अगर बहन नेहा ने अगर गाना गाया है उसकी क्या गलती है? आपकी जो वस्तुस्थिति उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो उसके बारे में जिक्र किया उसने, तो आप उसको धमका रहे हो। तो आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज बंद करना चाहते हो। नहीं चलने वाला है, ये सब नहीं चल पाएगा, आप समझिए। और देखिए आज जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बौखला गए थे विधानसभा के अंदर, आप सरेआम देख सकते हैं। ये जानते हैं क्यों? जब पूरा सिस्टम फेल है, पूरा प्रशासन फेल है, पूरे अधिकारी पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है बौखला जाते हैं। तो कम से कम बौखलाहट में ना आकर के, अभी बड़े भाई दीपक जी ने इतनी बेहतरीन बात कही है, कम से कम जो राम से आपकी जो राजनीति शुरू होती है वहीं आके बंद होती है, तो कम से कम उनसे सौम्यता तो सीखनी चाहिए। जी चलिए, लेकिन वो नहीं सीख पा रहे हैं। आलोक जी, तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जल्दी से मैं आपको मौका दे रहा हूं, ठीक है आलोक वर्मा जी। आलोक भाई, जो बीज इन्होंने बोया है निश्चित रूप से कटीला बीज बोया है और उसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 सालों में क्या हालत हुई है, क्या तब्दीली आई है, ये उत्तर प्रदेश तब्दीली आई बता दो आप। हम लोगों ने पुलिस को सुनिए तो करने का काम किया, 1009 लेके आए, हम लोग लाइन लेके आए, हम लोग डायल 100 लेके आए, हम लोगों ने जो हाईटेक गाड़ियां आज के समय में गांव को नौजवान गरीब किसानों के पास गाड़ियां समाजवादियों की देन है। आपने क्या किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हकीकत बदल चुकी है। नहीं, आप बताओ ना क्या काम किया आपने पुलिस को सशक्त बनाने के लिए? पुलिस को सशक्त बनाने के लिए आपने काम क्या किया है? आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मुझे बताइए ना। 2014 के बाद लगातार जनता आज मेडिकल के क्षेत्र में बद से बदतर हालात है। किसी अस्पताल में चले जाओ आपको बेड नहीं मिलेगा। किसी लखनऊ के अंदर आम आदमी इतना परेशान है, सरेआम लूट खसूट हो रही है, और हमारे डिप्टी सीएम साहब जाकर के दौरा करके आते हैं और पूरी मस्ती करके चले जाते हैं। अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई है, चंचल जी मैं आपको म्यूट नहीं करूंगा, लेकिन आप बात सुनिए आलोक जी की। चंचल जी सुन लीजिए, बीच में बोलने के अलावा ठीक है अब आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, सब आपस सवालों के जवाब दे दीजिए बस, ठीक है जल्दी से सुनेंगे अब आप ही को सुन रहे हैं। लगातार इनको हार मिलती रही है, कोई भी अरे हार की बात कर रहे हो आप? अभी चुनाव हारे हो, 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, 5 बार हारे हो आप। कौन सी दुनिया में रहे हो आप? अगर चुनाव जीत रहे हो, आप भी चुनाव हारे हो, हमें मत कहिए। जनता उठा के जीत नहीं होनी चाहिए। दीपक जी सवाल का जवाब देंगे। देखिए भाषा को लेकर भी बात हो रही थी दीपक जी, और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर के जब आलोक जी ने भी जिस तरीके से सवाल का जवाब दिया, भाई प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कल अगर हो तो तुरंत फौरी, ये तो रटा रटाए जवाब मिल जाता। दीपक जी सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा, कल जो प्रयागराज में जो घटना घटी। देखिए प्रयागराज की जो घटना हुई उसको अगर आप, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, रामराज की ही कसौटी पर देखा जाए तो पूरी तरीके से यह सरकार फेल है। रामराज का क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। हत्या कर दी जा रही है, बीमारी का इलाज हो नहीं रहा, जो आदमी अपने पैरों पर चल रहा है गोली मार के हत्या कर दी जा रही है। यह रामराज की कसौटी पर तो बिल्कुल प्रतिकूल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो ये 5 साल से ज़्यादा शासन कर चुके हैं, इसमें भी 365 दिन हो गए, अभी भी पिछली सरकार का रोना, आसमां टूटे हुए तारों का मातम कब तक? अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते ही नहीं कि प्रशासन कैसे किया जाए। हमारे अनुज प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सरकार के प्रवक्ता नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। क्या भाजपा सरकार में नहीं है? दरअसल सच्चाई ये है कि नौकरशाही जिसको भाई ये भी कहा कि सदन में बैठे एक सवाल का अरे भाई मैं सुन रहा था, आप सुनिए तो। इनमें मेरे छोटे भाई का कसूर नहीं है। फोन तो कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अधिकारी नहीं उठाते, क्योंकि फोन तो उन्हें निर्देश, वो उन जिनका झंडे वालान से निर्देश होगा उनका उठाएंगे। यह सरकार पांचाली सरकार है। इसका वास्तविक पति झंडे वालान में बैठे हैं, दूसरे पति गुजरात में बैठे हैं, तीसरे पति दिल्ली की गलियों में हैं। योगी जी तो बस करकंदुक हैं, वरना आप बताइए, डंके की चोट पे आज अपराधियों को दंड मिलना चाहिए था। आप गरज रहे हैं, ये तो उस बादल जैसे हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते कभी नहीं। मान्यवर, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, वैसे मैं इस बात से सहमत हूं, लोहिया रामायण मेला लगाते थे, तुलसी के आधार बना के लोहिया ने रामायण मेला के आधार पर कहा था कि देश को रामराज की जरूरत है। रामराज ही वास्तविक समाजवादी शासन है।
योगी जी न तो समाजवाद को जानते हैं न रामराज को जानते हैं, इसीलिए वह तर्क और वितर्क भी नहीं करते। एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है, वो सिर्फ कुतर्क कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं। अच्छा, दूसरे आइए, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय लाल टोपी पे इशारा कर रहे हैं। लाल टोपी तो हम जैसे लोग भी पहनते हैं। मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें चुनौती देता हूं कि वहां और हम सबके खातिर जांच कर लें। सार्वजनिक रूप से चुनौती देता हूं, लेकिन वह सिर्फ अपना खाता दिखा दें। जब वो राजनीति में आए थे तो कितने थे और आज कितने हैं। जी चलिए, ये जो खाते की बात हुई, मैं एक बार रजा रिजवी साहब, इस पूरी कवायद के बीच देखिए अभी तमाम सारे ऐसे मुद्दे निकलेंगे, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो उन्होंने सबसे पहले उसमें कई राउंड में उसका जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको 6 साल हो गया, सब कुछ आपने बात कर ली, लेकिन आप खौफ नहीं पैदा कर पाए। ये हर शख्स के जहन में सवाल है। मैं बहुत बेबाकी से इस सवाल को रखना चाहूंगा, इसीलिए मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार से सवाल किया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने खौफ बनाने की कोशिश की है, और जो एक वो भी है, भय बिन होय न प्रीत, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी भय बिन न होय प्रीत, तो अगर भय नहीं रहता है तो आप समझिए डर तो होना ही चाहिए। अगर डर नहीं है तो इंसान जो है वो फिर जो है स्वच्छंद हो जाता है। और डर भी कई प्रकार के होते हैं। डर जो है सबसे पहले वालिदैन का होता है, डर जो है समाज का होता है, डर जो है वो अदालत का होता है, और डर फिर जो है खुदा का होता है। तो अगर ये डर 4 प्रकार के किसी के अंदर नहीं आएगा कि उसको समाज का डर नहीं है, माँ बाप का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, खुदा का डर नहीं है, और उसके बाद जाके तर गोली चला दे, तो ये ठीक नहीं है। ये मारना किसी की एक इंसान का, बेगुनाह इंसान का कत्ल होना पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाना है। तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये कत्ल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जो है इसमें, और उन्होंने कहा भी कि हम उन अपराधियों को जो है धूल चटा देंगे, मट्टी चटा देंगे, मतलब मट्टी में मिला देंगे। तो इस पर सदन के जो हमारे महाना जी, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा अपराधियों को हम जो है वो भूमि में वो जो है मिला देंगे। तो जाहिर सी बात है जो माफिया हैं, तो अखिलेश जी मुझे कहा कि हाँ साहब, जो माफिया हैं उनको चटाइए, बिल्कुल कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई। हम तो कहते हैं माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान रोचक दृश्य भी नजर आया, जब विपक्ष ने जब इसको मुद्दा बनाया तो सत्ता पक्ष ने कहा आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही जब हम माफियाओं के खात्मे की बात कर रहे हैं। तो रिजवी साहब जी देखिए, ये तो सही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी एक बात कही कि साहब ऐसा है कि जो पेशेवर अपराधी हैं जी, इससे पहले जो शासन होते थे सत्ता का संरक्षण मिलता था और पेशेवर अपराधी जो है उस कार्रवाई करते थे, कर जाते थे अपने एक्ट। लेकिन हमारा जो शासन है, हम इसमें नजीर बना के रखेंगे उन अपराधियों के लिए, पता चले कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हम जो है इन अपराधियों को रोक रहे हैं कि हमारे जो है अपराधी। तमाम भाई जी, अगर नजीर की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? फिर आपको तो साथ देना चाहिए ना उसमें भी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है जिसका विश्वास है केवल भाषणबाजी। मुख्यमंत्री जी सदन में भाषण देते हैं और रैलियों में भाषण देते हैं, इनके प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठ के भाषण देते हैं, गर्मी निकाल देंगे, और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी सदन में मिट्टी में मिला देंगे। महोदय, मिट्टी में मिलाने की बात नहीं है, आवश्यकता है संविधान का राज स्थापित करने की, जिसकी शपथ लेकर आपने मुख्यमंत्री की शपथ लेकर कुर्सी पे बैठे हैं। कानून का राज स्थापित करिए। मैं तो मानता हूं निसंदेह कार्रवाई हुई। आपके 117 दोषी विधायक थे जो पिछले कार्यकाल में, उन पे कार्रवाई हुई क्या? उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया क्या? उनको नोटिस चस्पा की गई? और क्या उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे वापस नहीं लिए गए? तो आप अगर इस तरीके से कानून का राज स्थापित करने के बजाय मन माने अपने तरीके से बुलडोजर तंत्र स्थापित करेंगे तो यही होगा, यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा। आज पीड़ित को न्याय की अच्छा ये बताइए, फिर आज मैं आपसे एक सुझाव मांगता हूँ, फिर न्याय मिलेगा पीड़ित को तो कैसे मिलेगा फिर, ये बताइए। बिल्कुल, हमारे संविधान में सब चीज है, सुरक्षित है, कानून का राज स्थापित होना चाहिए। आज पुलिस तंत्र का फेल्यूर नहीं है कि किस तरीके से एक जो इस राज्य से बहुत दूर अहमदाबाद में बैठा हुआ है, चाहे गुंडा है चाहे बदमाश है, वो वहां से षड्यंत्र रच सकता है, और हमारा जो खुफिया तंत्र है वो सोया हुआ रहता है। और जब घटनाएं हो जाती है, अभी आलोक जी कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता महोदय कि एक भी बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई होगी। महोदय, हम तो कार्रवाई देख रहे हैं, कागजों पे कार्रवाई हो जाती है। घटना अंजाम होने से पहले आप कहाँ रहते हैं? आपका पुलिस महकमा कहाँ रहता है? पुलिस को अपना काम करने दीजिए और मनमानी मत करने दीजिए। होता है हीनियस क्राइम जो 302 हुआ, ये अनसडन होता है। और ये क्राइम होने के बाद अब सरकार कितना चेतती है
ये देखना है, क्योंकि सरकार कोई जो है वो हर जगह खड़ी नहीं रहती कि साहब वो मार रहा है तो रोक लेंगे। ये अनसडन होता है कि आज गुस्सा आया और तर मार दिया आपने। अब अनसडन के बाद क्राइम अगर हो रहा है तो उसके बाद सरकार के पास पूरी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? सरकार ने कार्रवाई की, देखिए लोगों को फटाफट अरेस्ट किया, मुख्यमंत्री जो है फौरन एक्शन में आए और उसके बाद शाम के ही सब लोग अरेस्ट हो गए। आप समझिए 2 बेटों को अरेस्ट हो गए, 7 लोग अरेस्ट हो गए, FIR हो गई, धरपकड़ शुरू हो गई। और आप क्या चाहते हैं कि साहब अनसडन में बिल्कुल केवल मुख्तार अंसारी और अतीक को छोड़ के इनके 3 दर्जन माफिया पे एक भी कार्रवाई नहीं हुई, एक का घर बुलडोजर से नहीं गिराया गया। जो रिपोर्ट 2017 की सरकार के बाद दिया गया था, पुलिस ने दिया था, सरकार को दिया था। हम पूछना चाहते हैं किसके खिलाफ? चलिए मैं आलोक जी से सवाल, आलोक जी बुलडोजर का डर लगातार है, लेकिन कह रहे कि बुलडोजर की कार्रवाई कुछ खास लोगों पर चिन्हित कर करके सिर्फ हो रही है, ये आरोप लग रहा है। इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं आलोक वर्मा जी से सवाल का जवाब जल्दी से ले लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ जी। आलोक भाई, हाँ जी जी, 19 मार्च 2017 की हमारी पहली सरकार बनी थी और योगी जी पूर्वांचल से थे, गोरखपुर के सांसद थे। वो जानते थे कि अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी है, माफियाओं को खत्म करना है, अपराध को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश को नए चेहरे में ले जाना है, तो एक हाथ में शूल रखना होगा और दूसरे हाथ में फूल रखना। पिछले 5-6 सालों तो रोहित जाकर जी, उत्तर प्रदेश की फिलहाल तस्वीर अगर बदलेगी तो कैसे बदलेगी इन हालातों में, इन परिस्थितियों में? देखिए, कार्रवाई जाति धर्म संप्रदाय को छोड़कर अपराधी को अपराधी मानकर अगर होगी तो निश्चित ही तस्वीर बदलेगी। और अगर विपक्ष और पक्ष के भूमिका में रह के और विपक्ष और पक्ष के लोगों पर दोहरे मापदंड से कार्रवाई होगी तो कभी भी निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब जब बात न्याय की और कानून व्यवस्था की होती है तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई रह नहीं पाएगा। लेकिन जो महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित होते हैं, उन पे किस तरीके से और किस इंटेंसिटी से कार्रवाई होती है, ये प्रत्यक्ष है। इसमें प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं है। आलोक वर्मा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था का सवाल है, आपकी सरकार है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस विषय पे आप सरकार का जो पक्ष रखें, किस तरीके की कार्रवाई हुई है तो और जो पीड़ित है उसको कैसे न्याय मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, इससे आप बच नहीं सकते। जी दीपक जी, कुल मिलाकर के सवाल जवाब हुए और बड़ी बड़ी बातें भी दिखाई गई, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, लेकिन उनका कुछ अगर जिसे हम कहते हैं कि कुछ कंक्लूजन, कुछ ऐसा कुछ खास निकल करके नहीं आया। वो खाली बस जब बोल रहे थे संबोधन में, यानी कि उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। एक अगर लब्बो लो आपके तौर पर कहें, 2 चीजें हैं, ज्यादातर बातें निरर्थक थी, भाव भंगिमा अपमानजनक थी, सत्ता का दम्भ दिख रहा था। आप ये बताएं, मैं तो सलाह दूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि हमारे मुख्यमंत्री जी को अपने भाजपा के ही प्रथम मुख्यमंत्री शांता कुमार जी के पास भेज दे, कम से कम वह बोलना तो सीख लें, वो भी सदन में कैसे बोला जाता है। आप समाजवाद को खारिज करेंगे? भाजपा के ही संविधान में समाजवाद लक्ष्य है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद रेखांकित किया गया है। लाल रंग पे आप आपत्ति करेंगे? लाल रंग भगत सिंह का रंग है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का परचम लाल रंग का होता था, जिसने समाजवाद और स्वतंत्रता का सपना देखा, आजाद उसके अध्यक्ष थे। आप इस तरीके से करेंगे? मुख्यमंत्री जी बोलेंगे लाल टोपी लगाने वालों का हम उप मुख्यमंत्री जी हम खाता देखेंगे। मैं तो अपना खाता सार्वजनिक कर रहा हूँ, वो भी कर दें। और एक चीज और बता दें मान्यवर, कैसी मिसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। इसी आप देखिए जो बजट आया है, इस बजट का आखिरी पन्ने पे क्या है, राजस्व राजकोषीय घाटा 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए अनुमानित है। इतना राजकोषीय घाटा बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? जब आप पिछले ही बजट का 50% भी ठीक से नहीं खर्च कर पाए, तो इतने जम बजट की जरूरत क्या थी? और दूसरी चीज यह है, तो चूंकि बजट ही सिद्धांतहीन है, गरीब विरोधी है, सर्वसमावेशी नहीं है, समाजवादी चरित्र का नहीं है, तो फिर उन्हें कुछ ऐसा बोलना था जिसको आप सतही और कलही भाषा कहते हैं। चलिए, बोलने की आपने जिस तरीके से बात की है, मैं एक
फाइनल कमेंट चाहूंगा और फाइनल कमेंट में मुख्यमंत्री के एक सवाल के जवाब के साथ ही चाहूंगा। मैं सबसे पहले चंचल जी आपके पास आ रहा हूं। आज तमाम सारी चीजों का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और लोकतंत्र में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष होता है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि वो सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबको सुनेंगे। तो आप कितना सहयोग करेंगे मुख्य विपक्षी दल के तौर पर? इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि चंचल जी आप थोड़ा मुस्कुरा के दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी देखिए भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। भ्रष्टाचार के ऊपर अभी राकेश सचान का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कोई उसके ऊपर कमेंट नहीं आया। अब सोचिए कि 81 प्लॉट में से 72 कॉमर्शियल प्लॉट्स, आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। और मंत्री जी मंत्री बने बैठे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। आप सोचिए, और इनके यहाँ तो न जाने कौन सा वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, कौन सा पाउडर कहाँ से लेके आते हैं, लोग गुजरात से लाते हैं या न जाने कहाँ से लेके आते हैं, कि उसको धुलाई करके साफ कर देते हैं, वो एकदम साफ हो जाता है। तो राकेश सचान जी को पता नहीं कैसे ये वॉशिंग पाउडर, कौन से वॉशिंग पाउडर में धुलेंगे ये। चलिए, ये तो राकेश सचान जी से पूछना होगा। आज के समय जल्दी से रोहित जी, अगर सत्ता पक्ष कोई चीज लाती है और विपक्ष कितना सहयोग करेगा, आपसे मैं आपकी भी टिप्पणी, समय बहुत कम है, जल्दी से 30 सेकंड। आलोक जी, कोई ऐसा रोड उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, लखनऊ के अंदर मैं बता दूं, कि जिसपे गड्ढे ना हो। ठीक है, सारे हर साल गड्ढा मुक्त करते हैं, लेकिन सारे रोडों को गड्ढे को लेकर फिर बात करेंगे, समय बहुत कम है, मुझे भी कमांड मिल रहा है जी। कि रोहित जी अपनी बात रखिए। आलोक जी, विपक्ष पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष और संविधान के अनुरूप हो, और जो भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए, जो पिताजी हैं अखिलेश यादव जी के, उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल आज किया, क्या वो शब्द मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं? जो पार्टी शिष्टाचार, सदाचार और धैर्यशीलता की बात करती हो, वो पार्टी के मुख से शब्द शोभनीय नहीं है। शब्दों का चयन उचित होना चाहिए। कोई भी चलिए, ये आपका भी एक सुझाव था। चलिए, आलोक वर्मा जी तक ये बात पहुंच गई होगी। मैं हमाम वहीद जी आपके पास आ रहा हूँ, कितने सहयोग की उम्मीद की जा सकती है? जी चलिए, फाइनल कमेंट जल्दी से। बिना किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष के, आलोक जी, बिना किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष के, बिना भेदभाव के कार्रवाई करना होगा दोषियों के खिलाफ। जो लोग कुख्यात हैं, जो लोगों ने घटनाएं अंजाम दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा और संविधान के अंतर्गत कार्रवाई करना होगा, तभी जाके न्याय मिलेगा पीड़ित को। जी दीपक जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा। जब हमने बात सहयोग की करी है, जब खुद मुख्यमंत्री ने सहयोग की है, जी स्पष्टता, सत्ता, प्रतिपक्ष ही लोकतंत्र के दर्पण होते हैं। ये दोनों बैलेंस से चलता है। हमारा पूरा सार्थक और सकारात्मक सहयोग रहेगा, बशर्ते वो भी सार्थक और सकारात्मक राजनीति करें। चलिए आलोक जी, अब सारी कवायद के बीच, सारी नाराजगी के बीच, सारे आरोपों के बीच, अब आप भी आज हमारे आए हुए पैनल को यह आश्वस्त करा दीजिए कि विपक्ष को लेकर के साथ चलेगा। और देखिए, अब समूचा विपक्ष अब आपसे मुस्कुरा के जवाब की उम्मीद कर रहा है। जल्दी से आलोक वर्मा जी। आलोक भाई, यही बात, विपक्ष के विधायक हैं, निश्चित रूप से वो अपने अपने इलाकों के प्रतिनिधि हैं, और उनके जो सवाल हैं उनके जवाब सदन में होने चाहिए, और सवाल बड़े गंभीरता के साथ होने चाहिए। शोर शराबे के लिए सदन में कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जो हमारे विधायक हैं वो इस बात को गंभीरता से लेंगे कि लोकतंत्र में उनको चुन के भेजा गया है, और गंभीरता से उनकी आवाज उठाने विपक्ष को भी कहीं ना कहीं गंभीरता से जवाब भेजा गया है, सुनना होगा। जल्दी से रजा रिजवी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार का मैं फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगा, नहीं तो मेरी डिबेट अधूरी रहती। देखिए, मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, और सदन में जितने विधायक होते हैं वो सब मुख्यमंत्री के होते हैं। सदन का नेता माना जाता है कि उस सब के विधायक के सब नेता हैं वो। तो जाहिर सी बात है, विपक्षी जो है, जो बात करते हैं उसको वो सुनते हैं। लेकिन आपको आप उस जरा से बस आधे सेकंड में मैं कह दूं कि मुख्य गवाह को क्यों मारा गया। ये इसलिए कि सरकार जो है इस मुकदमे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सरकारी वकील पैरवी कर रहे थे। इसमें सजा होने का अंदेशा था। 2005 का मुकदमा था। ये चिंतन का विषय है कि मुख्य गवाह मारा गया। इसके लिए सरकार जो है बड़ी तेजी से काम कर रहे थे उसके वकील की, हो सकता है कि सजा मिल जाए इन लोगों को, इसलिए मारा गया। चलिए, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे जिन पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और आज उसको माकूल जवाब भी दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल जी आपका भी, आलोक वर्मा जी आपका भी, हमाम वहीद जी आपका भी, दीपक जी आपका भी, रोहित जाखड़ जी आपका भी, और रजा रिजवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के विधानसभा में नेता सदन वर्सेस नेता प्रतिपक्ष जो चर्चा हुई, और
तकरार और पक्ष के बीच किस तरीके से तमाम सारे ऐसे सवाल भी निकल करके आए जिनको लेकर के विपक्ष जो सवाल उठा रहा था उनके माकूल भी जवाब भी दिए। नमस्कार।